हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया था, उसका ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी किया था, राइट। एंड मैंने आपको कहा था कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करके रखो, तो आपने ज़रूर किया होगा, राइट। ये हमने बहुत बार, या मैंने इस पर अलग से आपको ट्यूटोरियल दिया हुआ है, तो डाउट होगा तो वो चेक करो, राइट। तो आफ्टर डूइंग द कंप्लीटिंग द वर्किंग नोट, सबको नया PSR या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वृषाली, लीना एंड अपर्णा का मिल रहा होगा 3:3:2, राइट। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वृषाली, लीना एंड अपर्णा का आ रहा है 3:3:2, राइट। तो इतना करके छोड़ दो, हम बाद में देखते हैं कि स्नैप पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का हमें कहां पर और कब काम में आएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सम की शुरुआत करते हैं, फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहले 3 स्टार्टर फिर चौथा स्टेप, राइट। तो उसमें से पहला स्टेप में क्या करूंगा, तो मैं पुराने बैलेंस शीट में या क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में जाऊंगा, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल उठाऊंगा और उन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वृषाली के कॉलम में 45,000, लीना के कॉलम में 30,000। तो ये हमारा एज यूजुअल पहला स्टेप, या आपने शायद किया भी होगा, राइट। दूसरा स्टेप, फिर से बैलेंस शीट में देखो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या है, तो हमारे पास जनरल रिजर्व है पिछले साल की लायबिलिटी में। तो इस जनरल रिजर्व को मैं क्या करूंगा, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो जनरल रिजर्व फिर से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा एज बाय जनरल रिजर्व। 18,000 को पुराना रेशियो क्या है, इक्वल, यानी कि 9,000 मिलेगा वृषाली को एंड 9,000 मिलेगा लीना को, राइट। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 या स्टार्टर पॉइंट नंबर 2 है। अब चलते हैं स्टार्टर नंबर 3। मैंने यहाँ पर तीसरा अकाउंट कौन सा बनाया है, बैंक अकाउंट बनाया है। तो मैं पिछले बैलेंस शीट में या पुराने बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस कितना दिया उन्होंने, तो फर्स्ट लाइन एसेट्स में दिया है कैश इन बैंक 62,000, उसको उठाऊंगा एंड बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,000। तो ये पहले 3 पॉइंट क्लियर है सबको। यही हम हर एक सम में इससे पहले भी कर रहे थे एंड इसके बाद में हर एक सम में यही करेंगे। स्टार्ट विद कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L को डिस्ट्रीब्यूट करो एंड जो कैश या बैंक अकाउंट आपने बनाया है उसका बैलेंस लिख के रखो, राइट। यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है सॉल्व द एडजस्टमेंट। बट आपको याद क्या रखना है, हर एक एडजस्टमेंट को आपको डबल इफेक्ट देना है, राइट। तो एक एक करके एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, राइट, एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। तो पहले एडजस्टमेंट में तीन चीजें करनी है, मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है, बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है एंड RDD को इंक्रीज करना है। तो मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। पहले मशीनरी को डेप्रिसिएट करते हैं। तो पुराने बैलेंस शीट में देखो हमारे पास मशीनरी है 24,000, उसको उठाओ, नए बैलेंस शीट में लेके आओ मशीनरी, इनर कॉलम में 24,000, नेक्स्ट लाइन पर लिखो माइनस डेप्रिसिएशन 10%। तो 24,000 का 10% बना 2,400, तो मेरी मशीनरी बाहर बचेगी 21,600। ये क्लियर है। अब मशीनरी को मैं डेप्रिसिएट कर रहा हूं, मतलब मेरे लिए नुकसान है, तो इस डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट मुझे देना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। मैं लिख रहा हूं टू मशीनरी 2,400। में सिर्फ नुकसान किसकी वजह से हो रहा है, उस एसेट का नाम लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग टू मशीनरी 2,400, राइट। तो किसे रिवैल्यूएशन किया मैंने, मशीनरी को। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा टू मशीनरी 2,400, राइट। तो मशीनरी का डबल इफेक्ट हुआ। उसी एडजस्टमेंट में आपको कह रहे हैं बिल्डिंग को भी 10% से डेप्रिसिएट करो। तो फिर से मैं पुराने बैलेंस शीट से बिल्डिंग उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं 55,000 इन कॉलम में। फिर से नेक्स्ट लाइन पर माइनस डेप्रिसिएशन 10%, तो 55,000 का 10% वो 5,500, माइनस डेप्रिसिएशन 5,500, 55,000 माइनस 5,500, बिल्डिंग बाहर बची 49,500। फिर से बिल्डिंग को मैं डेप्रिसिएट कर रहा हूं, तो मेरा नुकसान है, तो डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन के डेबिट में। मैं लिखूंगा टू बिल्डिंग अकाउंट 5,500, राइट। तो पहले एडजस्टमेंट में मशीनरी को डेप्रिसिएट बोला था, बिल्डिंग को डेप्रिसिएट बोला था, वो कर लिया, राइट। अब उसी एडजस्टमेंट में आगे कह रहे हैं कि RDD को 5,000 से इंक्रीज करो। RDD को क्या करो, 5,000 से इंक्रीज करो। तो अगर मैं पुराने बैलेंस शीट में देख रहा हूं, तो मेरे पास वहां पर डेटर्स है 31,000 माइनस RDD 1,000। तो मैं क्या कर रहा हूं, 31,000 के डेटर्स को उठा के नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं, इन कॉलम में 31,000। अब मैं लिखूंगा लेस RDD, बट अब मैं RDD की अमाउंट 6,000 लिखूंगा। 6,000 कैसे, तो 1,000 पहले से RDD थी प्लस 5,000 से मैं उसे इंक्रीज कर रहा हूं। उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है RDD को 5,000 से इंक्रीज करो। तो 1,000 की RDD है प्लस 5,000, तो मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूं लेस RDD 1,000 प्लस 5,000, तो टोटल RDD बन गई 6,000। तो 31 माइनस 6, अब मेरे डेटर्स बाहर बचे 25,000, राइट। ये क्लियर है सबको। अब मैं RDD को 5,000 से बढ़ा रहा हूं, तो मेरा नुकसान 5,000 है, 1,000 RDD पहले से था, अब मैं कितने से बढ़ा रहा हूं, मैं 5,000 से बढ़ा रहा हूं। तो नुकसान का सेकंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू RDD
5000। वाई 5000? क्योंकि मैंने आरडीडी को 5000 से ही बढ़ाया या 5000 से इंक्रीज किया, तो जितने से मैंने आरडीडी इंक्रीज किया उतना ही मेरा अभी का नुकसान है। 1000 रुपये पहले से ही थे, अब मैं उसमें 5000 इंक्रीज कर रहा हूं, तो माई लॉस इज ओनली 5000, तो मेरी वैल्यूएशन के डेबिट में टू आरडीडी 5000 लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? यहां पर मेरी पहली एडजस्टमेंट होगी, उसमें से मैंने तीनों हिस्से सॉल्व कर लिए, तीनों का मैंने डबल इफेक्ट दे दिया। चलते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पर। सेकंड एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो उन्होंने कहा है कि वृषाली ने क्या किया, बिल रिसीवेबल ले लिया। बिल रिसीवेबल कहाँ है? पुराने बैलेंस शीट में देखो कितने की बिल रिसीवेबल है, 12000। अब ये बिल रिसीवेबल वृषाली कह रही है कि मुझे दे दो, मुझे चाहिए, राइट? क्यों? वी डोंट नो। उनकी एग्रीमेंट नए पार्टनर के साथ या पुराने पार्टनर और नए पार्टनर ने मिलकर ऐसा बोला कि ठीक है बिल रिसीवेबल बिजनेस में जरूरत नहीं है, तो वृषाली ने कहा कि बिल रिसीवेबल मैं ले लेती हूँ। तो वृषाली इज एग्रीड टू टेक बिल रिसीवेबल, बट उसने कहा कि मैं 10% कम करके लूंगी, राइट? तो बिल रिसीवेबल है 12000, 12000 में से अगर मैं 10% माइनस करूंगा तो वृषाली ने वो बिल रिसीवेबल लिए 10800 में। कितने में लिए? 10800। 12000 के बिल रिसीवेबल है, माइनस 10% बिकेम 10800। तो बिल रिसीवेबल जो बैलेंस शीट में 12000 के है, वृषाली ने कहा कि मैं 10800 रुपए में लेने के लिए तैयार हूं, राइट? इट इज कॉल्ड एज एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, राइट? तो ऐसा हमें आ सकता है इन क्वेश्चन। तो बिल रिसीवेबल कौन ले रहा है? वृषाली ले रही है, तो मुझे वृषाली के कैपिटल में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो डेबिट द रिसीवर प्रिंसिपल पर मैं वृषाली के डेबिट में एंट्री लिखूंगा, टू बिल रिसीवेबल, वृषाली के कॉलम में 10800, क्योंकि वृषाली ने बिल रिसीवेबल 10800 में लिए। इज इट क्लियर? बट ये एक इफेक्ट हुआ। अब बिल रिसीवेबल ओरिजिनल थे 12000 के, वृषाली ने लिए 10800 में, यानी कि यहां पर 1200 का बिजनेस को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिल रिसीवेबल 12000 के थे, वृषाली ने 10% डिस्काउंट में या 10% कम करके लिए, मतलब बिजनेस के लिए 1200 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान में रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगा टू बिल रिसीवेबल 1200। बिल रिसीवेबल कम होने पर नुकसान हुआ, इसलिए मैं लिख रहा हूं टू बिल रिसीवेबल 1200। तो मैंने क्या किया, 12000 जो पुराने बिल रिसीवेबल थे वो 10800 में वृषाली को दे दिए, एंड 1200 नुकसान मैंने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख लिया। तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, जो कि था बिल रिसीवेबल वृषाली ने 10% डिस्काउंट में ले लिया, राइट? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पर। तो एडजस्टमेंट 3 में वो कह रहे हैं अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो अपर्णा 60,000 रुपया कैपिटल के लिए लेके आ रही, क्या? कैश। तो इसका पहला इफेक्ट 60,000 रुपया कैश आया, तो कैश या जो हमने बैंक अकाउंट बनाया उसके डेबिट में मैं लिखूंगा टू अपर्णाज कैपिटल 60,000। अपर्णा ने 60,000 रुपया कैपिटल लाया, एंड ऑटोमेटिकली इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट अपर्णा के कॉलम में 60,000। यही हम हमेशा कैपिटल लाने की एंट्री करते हैं, वही मैंने फिर से की, नथिंग न्यू इन दिस। अपर्णा ने 60,000 रुपया कैपिटल लाया, तो कैपिटल यानी कि पैसा आ रहा है तो बैंक के डेबिट में टू अपर्णाज कैपिटल 60,000, एंड उसको अपोजिट इफेक्ट मैंने कहाँ दिया, अपर्णा कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक अपर्णा के कॉलम में 60,000। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट 3 भी कंप्लीट हुई, काफी सिंपल था कैपिटल लाने की एंट्री। तो पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चलते हैं चौथे एडजस्टमेंट पर। तो चौथे एडजस्टमेंट में कह रहे हैं द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन न्यू प्रोपोर्शन, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, राइट? तो ये हमारे लिए टेक अवे इस क्वेश्चन का। तो इसको एडजस्टमेंट पर स्टार करो। हमने कल वाले क्वेश्चन में भी इस प्रकार का एडजस्टमेंट किया था कि पार्टनर्स कैपिटल को आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, राइट? तो जो वर्किंग नोट मैंने बनाया या आपने भी होमवर्क के लिए बनाया था, तो उसमें मुझे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना मिला है, 3:3:2, राइट? तो इस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस लेके मैं क्या कर रहा हूं, और एक वर्किंग नोट बना रहा हूं जिसे मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट? अब ये वर्किंग नोट कैसे बनेगी? तो जब भी आप नया कैपिटल या आप कैपिटल एज पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे, तो आपको हमेशा चेक करना है कि जो नया पार्टनर है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है और उसके प्रॉफिट में से कितने शेयर है, राइट? तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक नया पार्टनर का कैपिटल कितना है, तो आपको एडजस्टमेंट में बताया था कि नया पार्टनर ने 60,000 रुपया कैपिटल लाया, राइट? एंड अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने कैलकुलेट किया है, उसमें से नया पार्टनर के हिस्से कितने प्रॉफिट के, 2 हिस्से हैं। तो मैं एक सिंपल इक्वेशन बना रहा हूं कि जो नई पार्टनर है अपर्णास कैपिटल फॉर 2 शेयर
इज इक्वल टू 60,000। अपर्णा कैपिटल फॉर 2 शेयर, अपर्णा प्रॉफिट में से 2 शेयर ले रही है, 2 हिस्सों के लिए अपर्णा का कैपिटल कितना है 60,000, राइट। तो मैं इसको चॉकलेट के साथ रिलेट कर रहा हूं। लाइक फॉर एग्जांपल अपर्णा 2 चॉकलेट खा रही है और 2 चॉकलेट के लिए अपर्णा 60,000 रुपया कैपिटल या 60,000 रुपया पे कर रही है, राइट। तो मुझे चाहिए एक हिस्से के लिए अपर्णा कितना कैपिटल दे रही है। कल के क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो जो नया पार्टनर का हिस्सा एक ही था, तो एक हिस्से के लिए वो कैपिटल दे रहा था, तो वहां पर कैलकुलेशन काफी सिंपल था। यहां पर अपर्णा को प्रॉफिट में से हम 2 हिस्से दे रहे हैं एंड इन 2 हिस्सों के लिए अपर्णा कितना कैपिटल दे रही है 60,000। सो देयरफॉर फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट अपर्णा कैपिटल इज 60,000 by 2 यानी कि 30,000 रुपया। इज इट क्लियर? अपर्णा को हम प्रॉफिट में से 2 हिस्से दे रहे हैं। 2 हिस्से कैसे? नया रेशो देखो 3:2 अपर्णा का हिस्सा इज 2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अपर्णा का हिस्सा 2 है, अपर्णा को प्रॉफिट में से 2 हिस्से मिल रहे हैं एंड वृषाली एंड लीना को प्रॉफिट में से 3-3 हिस्से मिल रहे हैं। गेटिंग इट? ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो बस उसी में से मैं 2 हिस्से उठा रहा हूं अपर्णा के एंड अपर्णा ने कितना कैपिटल लाया है 60,000। तो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं कि अपर्णा कैपिटल फॉर 2 शेयर इज 60,000। अपर्णा ने 2 प्रॉफिट के हिस्से के लिए 60,000 रुपए कैपिटल दिया, यानी कि अपर्णा ने प्रॉफिट के एक हिस्से के लिए 30,000 रुपया कैपिटल दिया है। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है क्या? तो अगर अपर्णा प्रॉफिट के एक हिस्से के लिए 30,000 कैपिटल दे रही है तो वृषाली 3 हिस्से के लिए कितना देगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। एंड अपर्णा 3 हिस्से के लिए, सॉरी लीना 3 हिस्से के लिए कितना देगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो मैं नीचे लिखूंगा देयरफॉर वृषालीज कैपिटल फॉर 3 शेयर इज इक्वल टू 30,000 इंटू 3 दैट इज 90,000। एक हिस्से के लिए 30,000 कैपिटल बन रहा है वृषाली का। अपर्णा ने 2 हिस्सों के लिए 60,000 कैपिटल दिया है कि नहीं? मतलब अपर्णा ने एक हिस्से के लिए 30,000 कैपिटल दिया है। तो ऑन सेम प्रिंसिपल वृषालीज कैपिटल फॉर 3 शेयर विल बी 30,000 इंटू 3 यानी कि 90,000 एंड लीनाज कैपिटल फॉर 3 शेयर विल बी 30,000 इंटू 3 यानी कि 90,000। अपर्णा इज द न्यू पार्टनर, वो 2 हिस्सों के लिए 60,000 कैपिटल दे रही है, यानी कि वो एक हिस्से के लिए 30,000 रुपया कैपिटल दे रही है, राइट। कैसे मिला वो? 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि अपर्णा एक हिस्से के लिए 30,000 कैपिटल दे रही है, तो वृषाली 3 हिस्से के लिए 90,000 कैपिटल देगी एंड लीना भी 3 हिस्से के लिए 90,000 कैपिटल देगी। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैंने यहां पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से वृषाली, लीना एंड अपर्णा का कैपिटल किया, तो वृषाली का नया कैपिटल इज 90,000, लीना का नया कैपिटल इज 90,000 एंड अपर्णा का नया कैपिटल इज 60,000। अपर्णा का ऑलरेडी 60,000 ही कैपिटल है, उसी 60,000 को बेस लेके मैंने वृषाली के 90,000 एंड लीना के 90,000 कैलकुलेट किए। इज इट क्लियर? तो मैं फिर से एक बार इसे रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो वर्किंग नोट है इसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले अपर्णा एज अ नया पार्टनर आ रही है, तो अपर्णा के नए प्रॉफिट शेयरिंग 2 हिस्से है, तो 2 हिस्से के लिए अपर्णा ने 60,000 रुपया कैपिटल दिया, तो एक हिस्से का कैपिटल मैंने अपर्णा का कैलकुलेट किया विच इज 60,000 अपॉन 2 यानी कि 30,000, राइट। अपर्णा को मैं प्रॉफिट में से 2 हिस्से दे रहा हूं, उन 2 हिस्सों के लिए अपर्णा ने 60,000 रुपया कैपिटल लाया, तो 2 हिस्सों के लिए 60,000 कैपिटल है, तो एक हिस्से का कैपिटल बन गया 60,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30,000। तो अपर्णा का एक हिस्सा कैपिटल का बना 30,000, 2 हिस्से के लिए 60,000, तो एक हिस्से के लिए 30,000। तो अगर अपर्णा एक हिस्से के लिए 30,000 दे रही है तो वृषाली 3 हिस्सों के लिए 30,000 इंटू 3 यानी कि 90 देगी एंड लीना भी 3 हिस्सों के लिए 90,000 कैपिटल देगी। इसलिए वृषाली का नया कैपिटल 90,000, लीना का नया कैपिटल 90,000 एंड अपर्णा का कैपिटल ऑलरेडी हमारे पास 60,000 है। इज इट क्लियर? तो मुझे नया कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से मिला, तो इमीडिएटली मैं इन तीनों कैपिटल को उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखूंगा एज पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन करके वृषाली 90,000, लीना 90,000 एंड अपर्णा 60,000। एंड इसका सेकंड इफेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ रहा हूं एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टोटल के लिए एक लाइन छोड़ के ऊपर लिख रहा हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन 90,000 वृषाली, 90,000 लीना, 60,000 अपर्णा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हमेशा जब भी आप कैपिटल कैलकुलेट करोगे एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आपको यही डबल इफेक्ट देना है कि राइट इट इनटू द बैलेंस शीट फर्स्ट, राइट, एंड फिर बैलेंस शीट से उठा के उनको कैपिटल अकाउंट में लिख लो, राइट।
इसके आगे क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है कि जो डिफरेंस है उसे आपको करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से नए पार्टनर्स के कैपिटल बेस लेके पुराने पार्टनर्स का कैपिटल रिकैलकुलेट किया, उन्हें बैलेंस शीट में लिखा एंड फिर कैपिटल अकाउंट में लिखा, राइट। ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू डू द सेम थिंग। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, राइट। अब मैं क्या करूंगा, चौथी एडजस्टमेंट के बाद देयर इज नो मोर एडजस्टमेंट, राइट। तो मतलब हमने सारे एडजस्टमेंट कैलकुलेट किए। अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक याद है तो यहाँ पर गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो कुछ नहीं कहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट गुडविल तो इसका मतलब गुडविल शायद प्राइवेटली पे हुआ है, तो वी डोंट हैव टू कंसिडर गुडविल हियर, क्योंकि गुडविल के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा है। तो चारों एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट की। चौथे एडजस्टमेंट का अभी भी करंट अकाउंट वाला पार्ट बाकी है, बट वो तब आएगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से पहले मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करूंगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ही 4 आइटम है, तो क्रेडिट में एक भी आइटम नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस आ रहा है 14,100, जिसे मैं कहूंगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस, और उसे वृषाली एंड लीना के बीच में इक्वली यानी कि 7,050 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। उस रिवैल्यूएशन लॉस का सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन लॉस, वृषाली के कॉलम में 7,050, लीना के कॉलम में 7,050। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करूंगा एंड पार्टनर्स कैपिटल में जो डिफरेंस मिलेगा उसे मैं करंट अकाउंट में एडजस्ट करूंगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट नंबर 4 में कह रहे हैं कि मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करने पर अगर मुझे कुछ डिफरेंस मिलता है तो उस डिफरेंस को मैं करंट अकाउंट में एडजस्ट करूंगा। कैसे? तो लेट्स स्टार्ट विद अपर्णा। अपर्णा का क्रेडिट इज 60,000, डेबिट इज 60,000, तो अपर्णा टैली है क्योंकि उसने 60,000 कैपिटल लाया और उसका कैपिटल भी 60,000 होना चाहिए एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैं लीना को बैलेंस करता हूं, तो लीना के क्रेडिट में 2 एंट्रीज है, उसका टोटल है 39,000, एंड लीना के डेबिट में 2 एंट्रीज है, उसका टोटल है 97,050, राइट। तो लीना का डेबिट साइड बढ़ा है तो मैं टोटल में 97,050 दोनों तरफ लिखूंगा। डिफरेंस 97,050 माइनस 39,000, लीना का डिफरेंस आ रहा है 58,050, लीना का कैपिटल का डिफरेंस आ रहा है 58,050, राइट। सेम वे मैं वृषाली को क्लोज कर रहा हूं। वृषाली के क्रेडिट में 2 आइटम है, उसका टोटल है 54,000, एंड वृषाली के डेबिट में 3 आइटम्स है, उनका टोटल है 1,07,850। तो फिर से वृषाली का डेबिट साइड बड़ा है तो मैं टोटल में दोनों तरफ 1,07,850 लिखूंगा, एंड आई विल टेक अ डिफरेंस 1,07,850 माइनस 54,000, वृषाली के कैपिटल में डिफरेंस आ रहा है 53,850। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, अपर्णा का कैपिटल टैली हुआ, लेकिन लीना एंड वृषाली के कैपिटल में देयर इज अ डिफरेंस। वृषाली का डिफरेंस है 53,850 एंड लीना का डिफरेंस है 58,050। इस डिफरेंस को मैं लिखूंगा बाय करंट अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं? बाय करंट अकाउंट। डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए डिफरेंस क्रेडिट में चला गया, उसको मैं लिखूंगा बाय करंट अकाउंट। एंड अब इस बाय करंट अकाउंट का सेकंड इफेक्ट में उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा एज पार्टनर्स करंट अकाउंट, अंडरलाइन करके वृषाली 53,850, लीना 58,050, राइट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। व्हाई इट इज डेबिट बैलेंस? बिकॉज डेबिट साइड इज हेवी। तो इफ पार्टनर करंट कैरीज डेबिट बैलेंस इज नथिंग बट एसेट, इसलिए मैंने क्या किया, पार्टनर करंट का सेकंड इफेक्ट एसेट्स में लिखा एज पार्टनर करंट अकाउंट, अंडरलाइन करके वृषाली के 53,850 एंड लीना के 58,050। इज इट क्लियर? तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को मैंने बैलेंस शीट में लिख लिया। अब फिर से मैं अकाउंट्स में आता हूं, फर्स्ट पेज पर मेरा बैंक अकाउंट अभी भी टैली करना बाकी है, तो मैं बैंक अकाउंट को बैलेंस करता हूं। बैंक अकाउंट का डिफरेंस आ रहा है 1,22,000, या बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1,22,000। फिर से ये बैंक अकाउंट का बैलेंस में उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा एज बैंक 1,22,000, राइट। तो जो पहले पेज के तीनों अकाउंट थे वो क्लोज हो गए, अब सिर्फ बचता है मेरा बैलेंस शीट। तो मुझे बैलेंस शीट को टैली करना है, लेकिन बैलेंस शीट को टैली करने से पहले मैं क्या करूंगा, नए बैलेंस शीट को अपने पुराने बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करूंगा, स्टार्टिंग विद द लायबिलिटी साइड। तो पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में पहला था उनके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स। नए बैलेंस शीट में मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं दिख रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ हमने कुछ किया क्या? आंसर इज नो, इट इज अनटच्ड। तो मुझे पुराने बैलेंस शीट से सन्ड्री क्रेडिटर उठा के नए बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 टुवर्ड्स आउटर कॉलम, राइट। तो मैंने पुराने बैलेंस शीट से सन्ड्री क्रेडिटर्स उठाए, नए बैलेंस शीट में लिख लिया।
ले। फिर से पुराने बैलेंस शीट में था कैपिटल वृषाली लीना का, ऑलरेडी कैपिटल हमारा आ गया है, ऑलरेडी हमने बैलेंस या नया कैपिटल फाइंड आउट करके कैपिटल नए बैलेंस शीट में लिखा है, तो पुराना कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से उनके पास पुराने बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व ऑलरेडी हमने स्टेप नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इट इज़ टच्ड, तो इट इज़ नॉट अनटच्ड, तो मुझे नए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन पिछले साल की एसेट्स या पुराने एसेट्स। तो पुराने एसेट्स में था कैश इन बैंक, तो ऑलरेडी मुझे बैंक बैलेंस नए बैलेंस शीट में मिल चुका है, तो उसे इग्नोर करो। पुराने बैलेंस शीट में था डेटर्स, नए बैलेंस शीट में ऑलरेडी डेटर्स मैंने लिखा हुआ है। पुराने बैलेंस शीट में था बिल्डिंग, नए बैलेंस शीट में ऑलरेडी मैंने बिल्डिंग लिखा हुआ है। पुराने बैलेंस शीट में था मशीनरी, नए बैलेंस शीट में ऑलरेडी मैं मशीनरी लिख चुका हूँ। पुराने बैलेंस शीट में था बिल रिसीवेबल, नए बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल नहीं है, लेकिन बिल रिसीवेबल ऑलरेडी हमने क्या कर दिए, वृषाली को दे दिए, तो इट इज टच्ड आइटम, इट इज नॉट अनटच्ड, तो मुझे बिल रिसीवेबल के साथ कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है। बिल रिसीवेबल इज नॉट अनटच्ड, बिल रिसीवेबल वृषाली लेके चली गई, तो अब हमारे पास बिल रिसीवेबल नहीं बचे हैं, तो मुझे नए बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पर हमारा कंपैरिजन भी हो गया, ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली नई बैलेंस शीट जो मैंने बनाई है नए फर्म की, उसे टैली करूंगा। तो अगर मैं नए बैलेंस शीट को टैली कर रहा हूं, तो मैं बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड फॉर 3,30,000 ऑन लायबिलिटी साइड एंड 3,30,000 ऑन द एसेट साइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी टैली हो गया फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। इट वाज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, तो मैंने सॉल्व किया, राइट। अगर इस पे कुछ डाउट है तो फिर से इसको रिपीट करके देखो, राइट। यहाँ पर फिर से नया पॉइंट क्या है कि नए पार्टनर के या जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसका कैपिटल बेस लेके हमें पुराने कैपिटल का कैलकुलेशन या रिकैलकुलेशन करना है, या कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यही टेक अवे है, इसको फिर से रिवाइज करो, राइट। आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर और भी डिस्कशन करने वाले हैं, फिर से रिकैलकुलेशन करने वाले हैं, राइट। तो अगर डाउट होगा तो कीप ऑन रिपीटिंग उतना पार्ट, राइट। चलो, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। कल के लेक्चर में हम और एक नया सम सॉल्व करेंगे, राइट। तो मिलते हैं कल, लेकिन उस सम के लिए आप सब लोग फॉर्मेट रेडी करके रखो एंड पहले 3 स्टेप्स करके रखो। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।